मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और हम लोगों की इस नवीन अमृत कलश श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से क्लास में आइए और बिना देर किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह ये सेशन स्पेशल है। क्लास में आइए, पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सभी छात्रों को रिप्लाई करना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे प्रश्नों को रखा है जिन पे आपकी नजर सामान्य तौर पे नहीं होती है। हो सकता है ये सारे प्रश्न आपके लिए आगामी परीक्षाओं में निर्णायक भी हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए वो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, जिसे महासतियों का टीला कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। और गणेश्वर है, अहाड़ है, बागोर है और कालीबंगा है। तो आई थिंक अब कालीबंगा हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, गणेश्वर मध्य पाषाण काल का स्थल है नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है और मुझे लगता है कि अब आप यहां पर आराम से बागोर को लगा पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप क्लास में सेटल हो गए होंगे और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जो पहली बार हो सकता है आपकी नजर में आए हो। तो बागोर एक इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है, आपको पता है बागोर और आदमगढ़ से विशेष बात क्या है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों पर। ये प्रश्न सरल भी हो सकते हैं, कठिन भी हो सकते हैं। नहीं आते हैं तो कठिन है। और अब ऑप्शन आपके सामने है। बागोर राजस्थान भीलवाड़ा जिले में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी अच्छा बन सकता है कि वो बनास की सहायक कोठारी नदी के किनारे है। कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि ये बताइए बागोर किस नदी के किनारे है। तो वो कोठारी नदी के किनारे है। और फिर वो कह रहे हैं कि यहां पर इस स्थल का उत्खनन किन्होंने करवाया। तो उनका नाम भी सामने आपको दिखाई पड़ रहा है, वो प्रोफेसर वीएन मिश्रा हैं। ठीक है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मैंने आपको अभी बता ही दिया और बाकी चीजें आप देख पा रहे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और वो ये प्रश्न कह रहा है कि किस विद्वान का कथन है। और आई थिंक ये प्रश्न कहीं ना कहीं पर पूछा गया है कि सम्राट को, शासक को प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास श्रवण में व्यतीत करना चाहिए ताकि वो अतीत की घटनाओं से सीख सके। कौटिल्य, अमीर खुसरो, कल्हण या फिर बाणभट्ट हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास। अब एक लगा सकते हैं और गलती से भी यहां पर अमीर खुसरो को मत चुनिएगा। अब आप रिप्लाई कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अब आप सही ढंग से प्रश्न का उत्तर लगा पाएंगे, देख भी पाएंगे। तो कौटिल्य का कथन है वो ये कहते हैं कि भाई सम्राट को कम से कम थोड़ा सा इतिहास सुनना चाहिए दिन भर में, अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। जो गलतियां अतीत में हुई हैं, दूसरों से हुई हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए। और ये बात भी अक्सर करके आई है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ध्यान रखिएगा, सप्तांग की अवधारणा इन्होंने दी है। राज्य की सप्तांग अवधारणा, ध्यान रखिएगा, ये 7 अंग उन्होंने गिनाए हैं राज्य के। तो मुझे लगता है किस अधिकरण में है ये आप जवाब दे पाएंगे। पहले जो बताते हैं वो राजा होना चाहिए, सम्राट। राजा कहां पर होगा, किसी ना किसी क्षेत्र विशेष का होगा। तो राजा के लिए क्षेत्र यानी कि राज्य की बात करते हैं, राज्य भी होना चाहिए। ठीक है। राजा के लिए इस क्षेत्र और राज्य की सुरक्षा के लिए बल होना चाहिए, बल यानी कि सेना। राजा को परामर्श देने के लिए सचिव, मंत्री होने चाहिए यानी कि अमात्य। अमात्य। इन सेना और अमात्यों को वेतन देने के लिए कोष होना चाहिए, मतलब कराधान व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, कोष। फिर कह रहे हैं कि राजा की सहायता के लिए मित्र होने चाहिए और राजा की सहायता के लिए, सुरक्षा के लिए दुर्ग होना चाहिए। अब आप गिन सकते हैं,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो रहा है? ये सप्तांग अवधारणा राज्य की कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गिनाई है। कभी कभार इस तरह से पूछ दिया जाता है। उसके अंगों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग फिर। अभी फिलहाल आज ये अच्छा प्रश्न दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ही प्रश्न में ढेर सारे प्रश्न मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि 1966 में अफगानिस्तान के किस क्षेत्र से निएंडरथॉल मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए थे? तो पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुए होंगे, 1966 में मिले होंगे। किस जगह से मिले हैं? वो कह रहे हैं दर्रा-ए-कुर है, शर-ए-कुना है, कंधार है या फिर स्वात घाटी है। 4 ऑप्शन है और मुझे लगता है आप कर पाएंगे। अगर नया प्रश्न है आपके लिए तो स्वात घाटी मत लगाइएगा। और यहां पर ये है दर्रा-ए-कुर, लुई दुप्री से। और इस तरह के जो निएंडरथॉल मानव से संबंधित बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों की अमृत कलश पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। हजारों की संख्या में आपके क्वेरीज आए और बहुत बहुत सारे छात्रों ने इस पुस्तक को मंगाया। तो प्रश्नों पर बहुत सूक्ष्म नजर रखिएगा। परीक्षा में जो प्रश्न आपकी निगाह से गुजरे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। अब इस प्रश्न को देख लीजिए, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में आया है। औदय से आप परिचित हैं। अब मामला ये है कि औदय से फिर वो कहां पे है? तो वो विल्लपुरम जिले में है, तमिलनाडु में है। पहले ये पता कर लीजिए आप। वो कह रहे हैं कि 2001 में वहां से मानव शिशु का कपालखंड मिला था, जीवाश्म मिला था। यह प्रश्न आया था कि मानव शिशु का वो कपाल जीवाश्म कहां से मिलता है? तो वो औदय से मिलता है, तमिलनाडु में है। जिले का नाम भी दे दिया है और सन भी दे दिया। अब मामला यहां पर यह है कि किन्होंने प्राप्त किया? तो ऑप्शन 4 है, पी राजेंद्रन है, एच.डी. सांकलिया है, एम.एच. कृष्णा है या फिर डॉक्टर अरुण सोनकिया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गलती ना हो जाए कहीं पर। डॉक्टर अरुण सोनकिया को मत चुनिएगा, वो पी राजेंद्रन सर हैं। ठीक है, तो डॉक्टर अरुण सोनकिया ने क्या किया है ये आपको पता होना चाहिए। रिप्लाई करिए आप फटाफट। और अब अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं हम लोग, और देखिएगा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस मानव, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस मानव प्रजाति का मादा मानव कंकाल। ध्यान से देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो मानव प्रजाति है उसका एक फीमेल मानव कंकाल जो इथियोपिया के हादार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बहुत सारे प्रश्न इसमें उत्तर के रूप में लिखे हुए हैं, जिसे अधिकांश विद्वानों ने मानव माता की संज्ञा दी है। ध्यान दीजिएगा, मतलब वो मानव जो हमारी सभ्यता है उसकी मां की संज्ञा दी है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब वो जो कंकाल है बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, वो पहला मादा मानव कंकाल, उसे कहा क्या गया है? मैरी, लूसी, जूली या फिर डायना? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और आर्कियोलॉजी में ये पूछा गया है। नेट के पेपर में आर्कियोलॉजी वाला जो पेपर होता है उसमें ये प्रश्न आया है और यहां पे सही जवाब है लूसी। ठीक है, और अब यहां पर ध्यान रखिएगा, किस मानव प्रजाति ने सर्वप्रथम तन ढकने के लिए चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग किया? इसका मतलब ये कह सकते हैं आप कि जानवर की खाल को सिलकर यूज किया होगा किसी भी तरह से। तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस है, पिथेकैंथ्रोपस है, निएंडरथॉल है या फिर क्रो-मैग्नन है। और यहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जल्दी से अगर आपने क्रो-मैग्नन लगा दिया है तो गलत हो जाएगा और वो निएंडरथॉल है। ध्यान रखिएगा, शवाधान की परंपरा यानी कि शवों को दफनाने की परंपरा भी निएंडरथॉल ने ही शुरू की थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आग का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? निएंडरथॉल मानव ने ही किया। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और वो ये कह रहे हैं कि मध्य पाषाण काल में त्रिमानव समाधि के साक्ष्य कहां से मिले? त्रिमानव समाधि के साक्ष्य का मतलब है ऐसी समाधि, ऐसी कब्र जिसमें एक साथ 3 मानव कंकाल रखे हुए मिले हैं। ऑप्शन आपके सामने है, दमदमा, सराय नहर राय, महदहा और बागोर। ये प्रश्न चूंकि आ चुका है
और एक बार मुझे याद आता है, शायद ये उत्तर प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। आप देख लीजिए, और यहाँ पे सही जवाब है दमदमा। ठीक है, यहां से ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक साथ 3 कंकाल, मानव कंकाल उसमें रखे हुए हैं। जैसे महदहा में युगल समाधियां मिली हैं, तो यहाँ पे 2 कंकाल रखे मिले हैं। और एक विशेष कब्र मिलती है सराय नहर राय से, ये आपको पता है। यहाँ पे 4 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 4 मानव कंकालों को दफनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें एक जगह रख दी हैं मैंने, याद रखिएगा गलत ना हो। मैदहा में 2 हैं, दमदमा में 3 हैं एक ही कब्र में, और सराय नहर राय में 4 हैं। ये बात हो गई। इसी तरह एक प्रश्न और आया है हड़प्पा सभ्यता में कि वो स्थल कहां पे हैं जहां पे युगल समाधियां मिलती हैं, एक साथ एक ही कब्र में 2 शव रखे गए हैं। तो वो 2 स्थल हैं, लोथल और कालीबंगा। ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में युगल समाधियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो लोथल और कालीबंगा है। शवों की लोकेशन भी पूछी जाती है कि किस स्थल के शव पूर्व पश्चिम में है, पश्चिम पूर्व में है, उत्तर दक्षिण में है, दक्षिण उत्तर में है। और मुझे उम्मीद है ये जवाब आपको पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो आगे हम लोग, आगे की क्लास में हम लोग धीमे धीमे डिस्कस करते रहेंगे। और आज आप ये देखिए, केरल की उस गुफा को चित्रित करें जो अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। केरल की उस गुफा को चित्रित करें। हड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा, और जल्दी से अगर आपने भीमबेटका लगाया है तो गलत हो जाएगा। पहले ही अगर भीमबेटका लगा दिया, क्योंकि शैल चित्रों के लिए भीमबेटका का नाम आता है हमेशा। और वो कह रहे हैं केरल की उस गुफा की बात कर रहे हैं हम लोग, केरल। तो आई थिंक अब आप यहां पे अगर अंदाजा भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और वो है एजहुथु। क्लियर है? केरल की वो जो गुफा जहां से हमको शैल चित्र मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, रिप्लाई करते रहिएगा तो थोड़ा ठीक रहेगा, कम्युनिकेशन होता रहता है हम लोगों का, तो ठीक लगता है। और ये देखिए, विश्व में सर्वप्रथम, ये बहुत बढ़िया बात है। ये तो पहले केरल की बात हो गई, आपने देख लिया। अब यहां पर बात आ रही है कि विश्व में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज कब और कहां से हुई। तो विश्व में पहला शैल चित्र 1867-68 में सीएल कार्लाइल, ध्यान दीजिएगा, एवं जे कॉकबर्न ने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित कैमूर की पहाड़ियों में स्वामी घाट स्थल से प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कभी ऐसा भी आ सकता है कि वो विश्व में पहली बार जो शैल चित्रों की खोज हुई वो कहां पे हुई, तो वो इंडिया में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर है ना, स्वामी घाट पहाड़ियों पर। और किन्होंने खोजा, कब खोजा, सामने ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में गैंडे की हड्डी के बने उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? अच्छे प्रश्न हैं ये सब, कोई भी प्रश्न आप इग्नोर मत करिएगा। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में गैंडे की हड्डी से बने उपकरण किस स्थल से प्राप्त होते हैं? बागोर, सराय नहर राय, दमदमा और लखनाज। ठीक है ना। और जल्दबाजी में आप यहां पर बागोर मत लगाइएगा, और यहां पर सही जवाब है लखनाज। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गैंडे की हड्डी के बने उपकरण, वो जैसे भी हो लेकिन है वो लखनाज से। क्लियर कट पता होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, और यहां पर आपको रिमार्क भी दे दिया है कि लखनाज से गैंडे की हड्डी के उपकरण, तांबे का चाकू तथा 14 मानव कंकाल भी प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, चीजों को नोट कर पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है, पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमेशा मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि हम लोगों की एक पुस्तक प्रैक्टिस सेट, जिसे आप कह सकते हैं अमृत कलश, जिसमें 3000 प्लस प्रश्नों का संकलन है, ये पुस्तक आपके लिए प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को आप देख पा रहे हैं, ये पुस्तक आपके सामने है, जिसमें 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। ये 3000 दिख जरूर रहा है, प्लस कर दिया है, ये अप्रोक्सीमेट 3400 के आसपास इस पुस्तक में आपको प्रश्नों का संकलन मिलेगा आंसर शीट के साथ हर टॉपिक में।
तो आप ये देख सकते हैं अपनी इसको पहले रिवीजन की जो प्रक्रिया है आपकी, एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत वैज्ञानिक और परीक्षोपयोगी प्रश्न है इसमें। किस टॉपिक में कितने प्रश्न हैं आप ये भी हमारे साथ देख लीजिए। आइए देखते हैं किस टॉपिक में कितने प्रश्न हैं। पहली बात, ये हमारी इस पुस्तक का आप मुख्य पृष्ठ देख पा रहे हैं और टॉपिक वाइज प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो आप देख पाएंगे यहां पर। प्रागैतिहासिक काल में, जैसा कि हमेशा की तरह मैंने बताया है, 160 प्रश्न हैं। हड़प्पा सभ्यता में 151, वैदिक काल में 161, धार्मिक आंदोलन में 205, 16 महाजनपद में 140 प्रश्न हैं, मौर्य साम्राज्य में 200 प्रश्न हैं, मौर्योत्तर काल, शुंग, सातवाहन, कुषाण सब मिला करके वो 162 प्रश्न हैं, गुप्त एवं गुप्तोत्तर 195, दक्षिण भारत, संगम, चोल मिला के 180 प्रश्न हैं। मध्यकालीन भारत में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा इस्लाम का उदय और राजपूत काल 122 प्रश्न। ये इंडेक्स आपको पुस्तक में पहले ही पन्ने पर दे दिया गया है कि आप जहां से शुरू करते हैं वो आपको पता रहे कि कितने प्रश्न हैं आपके पास। दिल्ली सल्तनत और संस्कृति 220, सूफी आंदोलन 105, विजयनगर 122, मुगल काल 201, मराठों का उदय छत्रपति शिवाजी महाराज 130, यूरोपियों का आगमन 143, परवर्ती मुगल, सामाजिक सुधार आंदोलन 57 का विद्रोह 180 प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन भाग 1 भाग 2 मिला के 250 प्रश्न, 252 कह सकते हैं, गांधी स्पेशल 175 और अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न और आजादी के बाद मिलाकर 165 प्रश्न हैं आपके पास इस पुस्तक में। तो आप इस पुस्तक को यदि आप चाहें तो हमारी इस अमृत कलश श्रृंखला को आप अपने अध्ययन में, अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हैं। हजारों छात्रों ने उत्साह दिखाया है और ये पुस्तक मंगाई है। तो फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं अपना आज की श्रृंखला का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, दिख रहा होगा। मधुमक्खी के छत्ते जैसी वो झोपड़ियां पूछी जा रही हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी 13 झोपड़ियां किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से प्राप्त होती हैं? 13 झोपड़ियां किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से? वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संघनित चौपानी मांडो, वीरभानपुर, कुचाई या फिर इनाम गांव। और गलती मत कर जाइएगा, जल्दबाजी में इनाम गांव को बिल्कुल मत लगाइएगा। ये चौपानी मांडो है, ठीक है। और चौपानी मांडो कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि यहां पे आपको पता होना चाहिए वन्य चावल के प्रमाण मिलते हैं। ये पता है कि नहीं आपको? बहुत बार पूछा गया है, जंगली चावल के प्रमाण कहां से मिलते हैं? तो इट इज इन चौपानी मांडो। और एक बड़ी बात यह है कि हस्त निर्मित मृदभांड, पहली बार हस्त निर्मित मृदभांड, ध्यान रखिएगा। मिट्टी के बर्तन जो हाथ से बनाए गए हैं वो पहली बार कहां से मिलते हैं? वो चौपानी मांडो से मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मधुमक्खी के छत्ते वाली झोपड़ियां राजस्थान के भीलवाड़ा से भी प्राप्त होती हैं। प्लीज इसको आप देख लीजिएगा। वन्य चावल की बात मैंने आपको बता ही दी है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या बात है। ये कह रहा है भारत में प्रथम प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण का संबंध किस कालखंड से है? भारत में प्राप्त प्रथम प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण, जो पहली बार जो पाषाण उपकरण हमको मिला, का संबंध किस कालखंड से है? निम्नपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल? ध्यान से जवाब दीजिएगा। भारत में प्राप्त प्रथम प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण का संबंध किस कालखंड से है? 4 ऑप्शन है आपके पास, निम्नपुरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को आप अगर जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अधिकांश छात्रों ने अगर इसको चुना है तो गलत हो जाएगा, और यही आपको याद आता है। और सही जवाब है यहाँ पे नव पाषाण काल। पहला जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ उसका संबंध नव पाषाण काल से। अब आप कहेंगे सर हमें तो 1863 याद आ रहा है,
रॉबर्ट ब्रुसफुट। तो 1863 के पहले भी बहुत सारे खोज हुए हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जो पहला पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है उसका संबंध किस काल से है। तो अब बात आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ऐसा जो दिखाई पड़ रहा है, भारत में पहला पूरा पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल का जो उपकरण है, ध्यान दीजिएगा यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी प्रथम प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण, तो प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण में वो तीनों कालखंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर वो ये कहता पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण कहां से मिला है, तब आप कहते हैं कि सर वो निम्न पूरा पाषाण काल का है और वो हैंड एक्स है और वो 1863 में वो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने प्राप्त किया था। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन वहां पे प्रश्न कुछ और है। प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण, तो पहले देख लीजिए 63 में जो मिला था वो पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रुसफुट को, वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके भी पहले आप देखिएगा अभी मिला है 1867 में सीएल कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए, वो मध्य पाषाण काल का संबंध है। बात समझ में आ रही है, उसका संबंध मध्य पाषाण काल से। लेकिन अगर आप तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। 1842 में देखिए, 63 से पहले 42 में भारत में पहला नव पाषाणकालीन उपकरण 1842 में डॉक्टर एमएच कृष्णा और डॉक्टर प्राइम रोज ने कर्नाटक के मैसूर में लिंग सुगूर नामक स्थल से प्राप्त किया। बात समझ में आ रही है। तो जो पहला पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ वो 1842 में प्राप्त हुआ और उसका संबंध नव पाषाण काल से है। तो वो प्रश्न के नेचर के अनुसार वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण, तो उसका संबंध नव पाषाण काल से है। क्यों? क्योंकि वो मिला है 1842 में। आपकी सुविधा के लिए एक्सप्लेनेशन दे दिए कि भारत में पहली बार नव पाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए वो 1842 में। इस प्रकार भारत में प्राप्त प्रथम प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण का संबंध नव पाषाण काल से है। और अगर कहता कि नव पाषाण काल का उपकरण उत्तर प्रदेश में पहली बार कहां से मिला, तब जवाब बदल जाता और फिर वो ली मैसूयर हो जाता और फिर वहां पर बात होती वो टोंस नदी के किनारे वो पॉलिशदार नव पाषाण उपकरण उन्होंने खोजा था 1860 में। तो एक ही प्रश्न में आपको यहां पर 5 प्रश्नों के जवाब मिले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, मैच दी फॉलोइंग का है, हड़प्पा सभ्यता से है। वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो मापतौल की प्रणाली से परिचित है। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिलहाल ये सीप का बना पैमाना मोहनजोदड़ो से मिलता है, 1 नंबर डाल लीजिए। हाथी दांत का बना पैमाना आपको पता है लोथल से मिलता है, नंबर 2 डाल लीजिए। ये आपके लिए हो सकता है नई बात हो और ये पुरानी बात है। मिट्टी का बना पैमाना कालीबंगा से मिलता है, 3। और यहां पर तांबे एवं कांसे का पैमाना हड़प्पा से मिलता है, 4। तो यहां पे तदनुसार वो सही ऑप्शन आएंगे 1 2 3 4। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैंने जानबूझ के इस प्रश्न को सीरियल में लगा दिया है, ठीक है। और यहां पे फिर ऑप्शन आएगा सी वाला 1 2 3 4। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, प्रश्न बहुत शानदार है ही। और जैसा कि छात्रों ने ये कहा कि सर वो अमृत कलश जो आपकी पुस्तिका है उसको उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। बात यह है कि वो प्रैक्टिस सेट है। अगर प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों की व्याख्या दे देंगे तो फिर वो आपकी प्रैक्टिस का मतलब रह नहीं जाएगा उसमें कुछ। फिर आप सीधे प्रश्न देखेंगे और उत्तर देखेंगे, फिर वो बात वैसी की वैसी हो जाएगी। आप पहले प्रश्नों में अपना दिमाग यूज करिए और हमारी टीम काम कर रही है और अभी भविष्य में आपको कुछ और अच्छी उद्घोषणाएं मिलेंगी। कम से कम प्राइमरी तौर पे आप अमृत कलश पुस्तिका को मंगा सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न को देखिए कि किस नवपाषाणकालीन स्थल की कब्रों में ऐसे शवों की प्राप्ति हुई। नवपाषाण काल का स्थल है जिन्हें दफनाए जाने से पहले लाल गेरुए रंग से रंगा गया था, जो कि इस काल के लोगों की उर्वरा शक्ति की जो आस्था है, संबंध, प्रजनन शक्ति, उर्वरा शक्ति की जो सोच है उनकी, उसकी ओर संकेत करता है। मेहरगढ़, पिपलीहल, बेल्लारी या फिर पलवाई आप देख पाएंगे। और अगर यहां पर समझ में नहीं आ रहा है जवाब तो ये मेहरगढ़ है और आई थिंक आप कर पाएंगे। नवपाषाण काल में शवों को बकरी के साथ दफनाए जाने का एविडेंस भी एक मेहरगढ़ से मिलता है। फिलहाल इस प्रश्न को देख लीजिएगा।
प्रश्न हमेशा की तरह बहुत 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 अच्छे हैं, सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं, विस्फोटक प्रश्न हैं एकदम। और मुझे उम्मीद है शायद इन प्रश्नों की तरफ आपकी नजर हो या ना हो, पता नहीं मुझे, लेकिन आप देख लीजिए। दक्षिण भारत का वह नवपाषाण कालीन स्थल चिन्हित करिए जो नवपाषाण एवं महापाषाण काल के मध्य संक्रांति के काल का प्रतिनिधित्व करता है। नवपाषाण काल और महापाषाण काल के बीच में जो संक्रमण का काल जो दिखाई पड़ता है वो किस स्थल में? हल्लूर में, संगनकल्लू में, बुधियाल में, उतनूर में। और मुझे लग रहा है कि आपने दिमाग दिया है बुधियाल की तरफ, और जबकि जवाब है यहां पर हल्लूर, कर्नाटक। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे। अगले प्रश्न को देख लीजिए, ये प्रश्न शायद आप कर पाएंगे, ये आर्कियोलॉजी में नेट में एक बार पूछा गया है। दक्षिण भारत का वह नवपाषाण कालीन स्थल चिन्हित करिए जहां से हमें दक्षिण एशिया में सुपारी का अथवा कसेली के कार्बनीकृत बीजों के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। नेट का प्रश्न है, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और शायद आपको जवाब पता भी होगा, वाटगल, ब्रह्मगिरी, बुधियाल, उतनूर, और यहां पर सही जवाब है वाटगल। ठीक है, सुपारी का साक्ष्य वाटगल। ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है, ये सब रिपीट हो सकते हैं, पीजीटी में रिपीट हो सकते हैं प्रश्न। दो चार प्रश्न जो सिंगल लाइनर वाले ऐसे हैं जो नेट में अक्सर पूछे गए, वो रिपीट होने की संभावना भी हो सकती है। फिलहाल इस प्रश्न को आप देख लीजिए, किस मानव प्रजाति को सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट का सूचक मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, जावा मानव है, निएंडरथॉल है, क्रो-मैग्नन है। और अगर यहां पर भी सही जवाब दे सकते हैं तो रिप्लाई कर दीजिए, फटाफट तुरंत रिप्लाई करिए। और अगर यहां पर क्रो-मैग्नन लगाया है तो गलत है, और ये है निएंडरथॉल मानव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो निएंडरथॉल मानव है क्यों, तो इसका आपको यहां पर स्क्रीनशॉट लेना होगा। निएंडरथॉल मानव ने श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक जीवन धर्म संस्कृति की स्थापना की, अर्थात महिलाएं घरों में रहती थी और पुरुष बाहर से संसाधन जुटाता था। अर्थात यह मानव सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। निएंडरथॉल मानव सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। ध्यान दीजिए, प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं। और ये क्या कह रहा है? भारत में उत्खनित, पहला ही प्रश्न जवाब में शामिल है। भारत में उत्खनित प्राचीनतम प्रथम एश्यूलियन निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कुलियाना है, ये पता हो गया। प्राचीनतम उत्खनित निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कुलियाना है। कहां है? उड़ीसा में है। किस नदी के किनारे है? अब मामला यह है कि किस नदी के किनारे, कुकड़ी नदी के किनारे, दया नदी के किनारे, महानदी के तट पर, या फिर बुधावलंगा नदी के तट पर। और मुझे लगता है कि आप शायद जवाब दे पाए, और अगर यहां पे कुकड़ी नदी को चुना है तो जवाब गलत हो जाएगा, और यहां पे जवाब है बुधावलंगा नदी के तट पर। और अच्छा प्रश्न है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, वो लिखा हुआ है कि पहला वो उत्खनित जो स्थल है कुलियाना है, बुधावलंगा नदी के तट पर है। और इसका उत्खनन किसने किया ये भी आप देख लीजिएगा। उत्खनन 1939 से 42 के बीच में एनके बोस एवं डी सेन के नेतृत्व में हुआ। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। और एक बड़ी बात है, जिन्होंने अगर मेरी कला संस्कृति की वो पुस्तक मंगाई होगी, कला संस्कृति की जो पुस्तक हमेशा से मैं आपको बताता रहा हूं, दिखाता रहा हूं, तो लगभग प्रश्नों के उत्तर वहां मिल भी जाते हैं आपको। लगभग प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। नए प्रश्न जो बन रहे हैं वो तो फिलहाल आपको सामने दिख ही रहे हैं। तो दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण फैक्ट्री माइक्रोलिथ टूल्स के प्रमाण हमें किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिलते हैं? दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण फैक्ट्री माइक्रोलिथ टूल्स फैक्ट्री के प्रमाण हमें किस प्रागैतिहासिक स्थल से मिलते हैं? ज्वालापुरम, फायान गुफा, चिरकी नेवासा, या फिर पल्लवरम। और मुझे लगता है बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे, लेकिन यहां पर ये चिरकी नेवासा नहीं है, और सही जवाब है ज्वालापुरम, आंध्र प्रदेश। ज्वालापुरम का सेक्टर 9, आंध्र प्रदेश। आई थिंक आप इसको समझ पा रहे होंगे। और ये रिमार्क आपके सामने है, हमें आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम सेक्टर 9 से दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण निर्माण फैक्ट्री के साक्ष्य मिलते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर वो कहता है कि प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है लघु पाषाण उपकरण का,
तो वो श्रीलंका की फायान गुफा से मिलता है। और एक बार ये भी आपसे पूछा गया है कि फायान गुफा कहां स्थित है। लोगों ने भारत में लगा दिया, वो बिहार में लगा दिया, गलत है। फायान गुफा फिलहाल श्रीलंका में है। तो हम लोग अगली प्रश्नावली पे जाते हैं और फिलहाल मुझे लगता है आज के सेशन को समाप्त करने का वक्त है। आपने 18 प्रश्नों में कम से कम 50 से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्शन में लिया है। धीरे धीरे आप इन प्रश्नों को नोट्स बना लीजिए टॉपिक वाइज, जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है उसको अलग कॉपी में लिखिए। मेरी बात मानिए, परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं, जब भी होंगी तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे लगातार बने रहना है। अमृत कलश सीरीज को आप मंगाना चाहें, उस पुस्तिका को आंसर शीट के साथ है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।